सर नमस्कार। जी। सर झांसी शहर के व्यापारियों ने ये सामूहिक पहल हुँ, की क्यों शुरुआत की सर? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक ये देखा गया क्या कि ये बुर्का जो है, नकाब या जो हेलमेट लगा के लोगों ने इसको एक धार्मिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लिया था। यदि आप उनके ऊपर कोई संदेह करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक विशेष वर्ग ये कह के कि साहब हमारी आस्था पे चोट किया है, हम लोग उसको कह नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते। दूसरी, जो व्यापारिक संगठन होते हैं, संस्थान होते हैं, उनमें आप किसी को भी विशेष वर्ग को या किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि एक तरह से वो सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो जब जब इनकी समस्याएं जो होती हैं, तो लोगों के अंदर आइडियाज तो आते हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने की उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है। तो हमारे व्यापारिक संगठनों ने इस पर दिमाग लगाया, आपस में चर्चा विमर्श करी, और जिस व्यक्ति ने भी करी, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने एक संगठित रूप से सभी व्यापारी, खासकर कि सराफा व्यापारियों ने आपस में ये तय कर लिया कि भाई जो कोई भी इस तरह से मफलर बांधे हो या नकाब पहने हो या कोई बात हो, उनको हम अपनी दुकान के अंदर एंट्री ही नहीं देंगे। इससे एक निश्चित रूप से संदेश जाता है कि हम पारदर्शी हैं, और दुकानों की भी सेफ्टी हो गई और उनकी आस्था पे भी कोई खिलवाड़ नहीं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि सबको मानना पड़ेगा, और धीरे-धीरे यदि ये पारदर्शिता की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में भी फैलेगी, ऐसी हमें आशा है। सर इस पहल की मुख्य समस्या क्या है जिसे दूर करना इसका उद्देश्य है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि पहले तो लोगों के पास में कैमरे नहीं होते थे, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे उन्होंने कहा हेलमेट ज़रूरी है, मोटरसाइकिल पे अभी रिसेंटली निकल के आया है कि पहले तो ड्राइवर को ही हेलमेट ज़रूरी था, अब तो पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट ज़रूरी कर दिया यूपी सरकार ने, क्योंकि दुर्घटनाएँ बहुत घट रही। अब क्या होता है कि दो लोग आए और अपने हेलमेट पहने हुए हैं, या आपने देखा होगा धूप में या सर्दी में लोग बाग पूरी तरह से सिर को मफलर से ढक लेते हैं, या गमछे से ढक लेते हैं, सिर्फ आँखें उनकी दिखाई देती है। इसी तरह से महिलाएँ जो हैं, कुछ मुसलमान महिलाएँ वो तो बुर्का पहनती हैं, और कुछ हिंदू औरतें भी इसी की आड़ के अंदर एक विशेष तरह का ए, एक बुर्का स्टाइल के अंदर पहन ली थी, जिससे उनका कोई चेहरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उन्होंने इस चेहरे को छुपाने की आड़ में उनका पर्सनल उद्देश्य कुछ और हो जाता है, निजी स्वार्थ के लिए, कोई लव एरिया के चक्कर में, कोई धर्म एरिया के चक्कर में, इस तरह की उनकी व्यवस्थाएं चलने लगते हैं, तो उस चक्कर में अपने आप को पहचान छुपा लेते हैं। उनका उद्देश्य धर्म या आस्था से नहीं होता, उनको अपनाते हैं। अब आपके मान के चलो कि कैमरे लगे हैं, गली गली के अंदर कैमरे लगे हैं, उन्होंने कब, आप कैमरे में यदि ले भी लोगे तो उसकी सिर्फ बॉडी को पकड़ पाओगे, तो उनके बिना चेहरे से किसी आदमी को, संदिग्ध आदमी को पकड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। अब इसके अंदर हम एक और ज़्यादा ज़्यादा चर्चा करते हैं कि मान के चलो उसने कोई अपराध किया, कुछ आगे बढ़ा, तो जब जब ये अपराध होते हैं तो इसमें संगठित होते हैं 4-5 लोग। तो कुछ दूर जाके जहाँ कैमरे की आड़ खत्म हुई, उन्होंने अपना चेहरा बदल दिया। अब वो अपने वो पहन दिया, दूसरी ड्रेस बदल दी, या अपनी व्हीकल चेंज कर दी। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं, ये संगठित हो जाते हैं, इनको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हमारे पास इतनी मशीनरी, इतने एसेट, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको पकड़ पाएँ। तो हमें इसके लिए ये सावधान रहना पड़ेगा कि घटना हो ही नहीं, इसके पहले ही ऐसे लोगों को वहाँ रोक दिया। सर इस निर्णय के अंतर्गत कौन-कौन से नियम बनाए गए हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि दुकानदारों ने एक बेसिक नियम बनाया है, जो एक स्वाभाविक नियम है कि कोई भी ग्राहक पूरी तरह से चेहरा ढककर दुकान में प्रवेश करता है, तो उससे चेहरा स्पष्ट दिखाने का अनुरोध किया। भाई आप किसी को अनुरोध ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। घुसने से पहले ही चूँकि सड़क पे है, तो वो सड़क पे है तो अंदर घुसेगा कैसे? यदि उसे कुछ इंसिडेंट या कुछ करना होगा, तो सड़क पे ही करेगा। हम उसको दुकान के अंदर नहीं घुसने देंगे, जिससे कि एक विशेष दुकान की बजाय वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थिर हो जाएगा। तो ये नियम सभी पर समान रूप से लागू हुआ है, ये नहीं कि सब कोई एक विशेष वर्ग के लिए हो, ये सभी के लिए हो, ये चेहरा पूरा दिखाना पड़ेगा आपको। तभी हमारे, अब मान के चलो कोई मॉल है, मॉल के अंदर आप जाते हैं, तो आपकी चेकिंग होती है कि नहीं होती? आप वहाँ पे चेहरा छुपा के तो नहीं घुस सकते। तो इसी तरह से आपको ये मानना पड़ेगा कि भई ये नियम सर्वव्यापी है, हर एक के लिए लागू है। भई इसमें आपको क्या, इसमें परेशानी है? आप अपनी जैसे सर्चिंग करवाते हो, उसी तरह से सर्चिंग, कल के दिन आवश्यकता होगी, तो आपको सर्चिंग भी करेंगे, उसी हिसाब से
ये डिपेंड करता है कि उस दुकान की वैल्यू कितनी है, मतलब कि कीमती सामान बेच रहा है, क्या बेच रहा है, किस तरह की परिस्थिति है, उन इस पे सर्चिंग की और उसकी आवश्यकता और नीड भी निर्भर करती है। ओके सर। इस पहल से व्यापारियों और ग्राहकों को क्या-क्या लाभ हो सकता है सर? देखिए, इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, जनता को भी फायदे हैं और व्यापारियों को फायदे हैं। कैसे सर? भाई इस पे जो बस सबसे नुकसान किसको है? जो चोरी और ठगी करने के मूड में आएंगे उन्हीं को नुकसान है, अदरवाइज किसी को उसमें क्या नुकसान हो सकता है? और इससे प्रशासन को भी फायदा है, एक उनके ऊपर लोड कम रहेगा, निरंतर होगा, दुकानदारों का जो व्यापारियों को नुकसान कम होगा, ग्राहकों को भी सोचो तो फी करेंगे कि भाई हम कहीं जा रहे हैं तो हम सेफ जगह जा रहे हैं। मतलब एक तरह से उनके साथ यदि मान के चलो दुकान के अंदर होता कोई अचानक घटना घट जाए तो वो भी आदमी वो भी प्रभावित होता है। जैसे बैंक के अंदर डकैती हो जाती, क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोगों ने उसकी एंट्री देते समय उनको चेक नहीं, इसलिए बैंक प्रोमाइसेस होते हैं, उधर पे तो ऑलरेडी सुरक्षा गार्ड होता है। छोटे दुकानदारों पे ऐसा कोई साधन नहीं होता है कि जो एक मुश्त 2 या 3 लोगों को सँभाल सके और वो वैसे ही अपने आप में यंग होते हैं, भारी होते हैं, उस हिसाब से उन लोगों को इक्विप्ड होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं, तो इसलिए छोटे-छोटे व्यापारी उनको सँभाल नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम घटना घटने से पहले की सावधानियों को महसूस लें। ओके। व्यापारियों से सर क्या अपेक्षा की जाती है इस मामले में? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। व्यापारी से अपेक्षा है कि इस नियम का ईमानदारी से पालन करें। ये नहीं कि एक आदमी ने शुरू कर दिया, एक ने माना, एक ने नहीं माना। यदि हम संगठित रहेंगे और हम अपने स्वयं के अनुशासन में होंगे, जो व्यक्ति या समूह समूह बनता है व्यक्ति से और जो समूह स्वयं अनुशासित होता है वही सफल होता है। ऐसा समूह जो अनियंत्रित होता है वो विनाशकारी होता है, अल्टीमेटली वो राक्षसी तत्व में बदल जाता है। ये ट्रू वैल्यू कॉन्सेप्ट इस पहल को कैसे परिभाषित करता है सर? बहुत बढ़िया बात, जैसे हमने कहा कि के मूल अर्थों को समझना होगा, इसके पीछे भावना क्या है? हमारी भावना है एक संगठित सोच से लेकर सबका विकास, सबको साथ लेके चलना। आप यह नहीं सोचे कि हमने साहब किसी एक विशेष लोगों के लिए बनाया है, विशेष समुदाय के लिए बनाया है। हो सकता है आपके स्वयं के समुदाय में बहुत सारी बुराइयाँ हों, तो हमें स्वयं को विवेचना करना पड़ेगा कि ऐसा एक नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारी इवेंट हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ कि जैसे मान लो हमारा व्यापारिक समूह है, तो उन समूह के अंदर प्रत्येक सदस्य के लिए वो समूह ज़िम्मेवार हो। यदि हम समूह के मालूम पड़ेंगे कि कोई एक विशेष दुकानदार इसमें कोई लीगल कर रहा है जो देश के लिए, समाज के लिए और उसके खुद के परिवार के लिए हानिकारक है, लेकिन वो अधिक लालच के अंदर किसी वजह से कर रहा है, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उसको रोकें और उसको सही दिशा में लाएँ। तो सही दिशा में लाने के लिए हम उसको उसकी डिग्री के अनुसार जैसे प्यार से समझाएँ, डाँट से समझाएँ, मार से समझाएँ, नहीं आए तो उसको हवाले करें। इसके सरकार के हवाले करें, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वयं सेवक बने, स्वयं डिसिप्लिन बने, अपने संगठन को उस ऊँचाइयों पे ले जाएँ, जहाँ पे हमारी पहचान बने, हम देश का निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं, परिवार का निर्माण। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी शेयर की। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत बढ़िया। इसी तरह के हम चाहेंगे कि आप हमसे इस तरह के विभिन्न विषय पे समाज, अर्थ और धार्मिक, पॉलिटिक्स किसी इस तरह से आप अपने प्रश्न लेते जाएँ, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का निदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी में ही साथ में कि जो वीडियो हमारे देख रहे हैं, जिनको किसी भी तरह की व्यापारिक या जो भी टिप्स चाहिए, सलाह चाहिए, क्योंकि ये हमारा ट्रू वैल्यू कॉन्सेप्ट एक व्यक्ति का नहीं, एक समूह को निवेशित करता है, जिसके अंदर विभिन्न तरह के प्रोफेशनल ऑल इंडिया बेसिस पे रह गए और दूसरी सभी सरकारी संस्थानों से ये हमारा अप्रूव्ड है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।